फायजा बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी हुई काशान को देख रही थी। वो नीचे फर्श पर बैठा हुआ और अपना सर बेड पे रखे सो रहा था। काशी, काशी। फायजा चलती हुई काशान के पास आई, बेड पर उसके करीब बैठ गई और काशान को पकड़ने लगी। काशान ने आंखें खोलकर फायजा को देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराई। सो गया था मेरा बेटा, ऐसे क्यों सो रहे हो? बेड पर सही से लेटो। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोली। अम्मी, आप इतने दिनों से कहाँ थी? इतने दिनों बाद मेरे पास आई हैं। काशान ने उठकर फायजा का हाथ थामकर होठों पर लगाया। हर वक्त तो नहीं आ सकती ना बेटा, बस आज रूह में बेचैनी महसूस हुई तो लगा जैसे मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, फिर आ गई तुम्हारे पास। फायजा ने मुस्कुराते हुए काशान से कहा और इशारे से अपने पास बुलाया। काशान ने फायजा के करीब से रखकर फर्श पर बैठे हुए अपना सर फायजा की गोद में रख लिया। सबने मुझे छोड़ दिया है अम्मी। सोबी ने, रिनम ने, इन दोनों ने मुझसे ताल्लुक ख़त्म कर लिया, बल्कि नफरत करने लगे हैं वो दोनों मुझसे। मैं अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला। काशान फायजा की गोद में सर रखकर उसे बताने लगा। सोबी भाई है तुम्हारा, वो तुमसे कभी ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकता। खूनी रिश्ता है तुम दोनों के बीच। सोबी तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता, बल्कि वो मेरा बेटा किसी से भी नफरत नहीं कर सकता, और तुमसे तो वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। बस इसका दिल दुखा हुआ है, इसलिए खफा है तुमसे। फायजा काशान के बालों में हाथ फेरते हुए उसे बताने लगी। मम्मी, मैंने इसकी खुशी उससे छीन ली, उसकी औलाद को मार डाला अपने हाथों से। मैं अपने भाई की खुशियों का कातिल हूँ, इसकी औलाद का कत्ल किया है मैंने। वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। काशान की आंखों से अश्क रवा होकर फायजा के आंचल में जज्ब होने लगे। वो सब अमल तुमसे जानबूझकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ, मगर इसका मुहर्रिक गुस्सा था। जब भी मैं तुमसे हर बार यही कहती हूँ, अपने गुस्से को काबू में करो, इसमें सिर्फ इंसान नुकसान उठाता है। अपना दिल छोटा मत करो। सोबी से जाकर एक दफ़ा माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। फायजा उसे नरमी से समझाने लगी। वो माफ़ नहीं करेगा, मुझे मालूम है। काशान फायजा की गोद में सर रखे उससे बोला। वो माफ़ भी करेगा और तुम्हारी मोहब्बत में दौरा चला आएगा जब खून जोश मारेगा। फायजा मुस्कुराते हुए कहने लगी। अम्मी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे बताया था, उसे मालूम है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई, मेरे इस घर को छोड़कर चली गई। काशान फायदा की गोद में लेटे हुए साइड टेबल पर रखी रिनम की तस्वीर को देखते हुए कहने लगा। तो वो क्यों रहती तुम्हारे साथ? तुमने क्या किया था उसके साथ? फायदा भी रिनम की तस्वीर को देखते हुए काशान से पूछने लगी। वो कहती है उसे मुझसे मोहब्बत है। मैं उसे मनाने गया था, उसे लेने गया था, वो फिर भी नहीं आई मेरे साथ। काशान फायदा की गोद में लेटा हुआ शिकवा करते हुए बोला। क्यों आती वो तुम्हारे साथ? मोहब्बत करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि औरत तजलील बर्दाश्त करे। तुम्हें भी उससे मोहब्बत थी ना, तो बेटा उसकी कदर करनी चाहिए थी। औरतें तो मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, अपनी हस्ती तक मिटा देती हैं, मगर बदले में सिर्फ मोहब्बत की तवक्को करती हैं। उसे इज्जत और मान भी चाहिए होता है अपने शौहर से। मर्द जब औरत पर हाथ उठाता है ना, तो औरत के दिल में अपना मकाम और अपनी इज्जत खो देता है। तुमने उस मासूम लड़की के साथ ज्यादती की है, आखिर क्यों? तुमने सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने बाप के हाथों जलील होते देखा, फिर भी तुमने वही रास्ता इख्तियार कर लिया जिस पर तुम्हारा बाप चला, जबकि तुमने इस रास्ते पर चलने का अंजाम भी देखा। काशी, अपने बाप से नफरत करने के बावजूद तुम उसके नक्शे कदम पर चले। इस मासूम ने तो अपने आप को तुम्हारे रंग में ढालना चाहा था, ना वो इस सलूक की मुस्तहिक थी जो तुमने उसके साथ किया। क्या ये बड़ी बात नहीं है? तुम्हारी इतनी बदसलूकी के बावजूद वो तुमसे अभी भी मोहब्बत करती है। इसकी कदर करो, जाकर उसे दोबारा माफ़ी मांगो, अपने भाई से माफ़ी मांगो, और सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो। जब अल्लाह माफ़ करेगा तो उसके बंदे खुद ब खुद माफ़ कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फायजा काशान के बालों में हाथ फेरते हुए नरमी से समझा रही थी, और काशान आंखें बंद करके फायजा की बात गौर से सुन रहा था। क्या कर रही हो सीरत? सीरत किचन में मौजूद किसी बर्तन में पानी उबाल रही थी। तभी यसरा ने आकर उससे पूछा। एक नुस्खा नोट किया था, काफ़ी लोगों को अफाका भी हुआ है इससे, आपके लिए तैयार कर रही हूँ, शुगर कंट्रोल में रहती है इससे। सीरत काम में मगन यसरा को बताने लगी। मेरी जान, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारी खुद तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने 2 वीक्स का बेड रेस्ट कहा है तुम्हें। यसरा उसे प्यार से समझाते हुए बोली। 2 वीक्स हो गए हैं मामा, इतने दिनों तक मैं रेस्ट भी नहीं कर सकती। अच्छा बताएं, आनी का क्या प्रोग्राम है? अब लगा रही हैं वो चक्कर? सीरत ने युसरा को देखकर पूछा। जब से इसका अबॉर्शन हुआ था तब से वो युसरा से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी।
सुभान के कहे बगैर युसरा की मेडिसिन से लेकर हर ज़रूरत का ख्याल रखती। रात के खाने के बाद सुभान को तो शुरू से ही आदत थी बहरोज़ और युसरा के पास बैठने की, मगर अब सीरत भी सुभान के साथ युसरा के पास बैठ जाती। अपनी औलाद को खोने के बाद ही उसे माँ की तरफ का एहसास हुआ था। नहीं, गुफरान भाई ने मना कर दिया है उन्हें। वो कह रही थी फिर कभी चक्कर लगाऊंगी, और अच्छा ही हुआ एक तरह से। रिनम यहाँ पर मौजूद है। इसकी बुझी हुई सूरत देखकर 10 सवालात जहन में आते, और मैं नहीं चाहती कि घर की कोई भी बात बाहर निकले। सीरत युसरा को कहने लगी, दोनों सास बहू मिलकर ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं आखिर? सुभान ने घर में दाखिल होकर किचन का रुख करते हुए शरारतन कहा। उसकी बात सुनकर युसरा और सीरत दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सुभान, हर वक्त मत छेड़ा करो इसे। जितनी मैं तुम्हारी मामा हूँ इतनी इसकी भी हूँ। जैसे तुम मेरे दामाद नहीं हो सकते, वैसे वो भी मेरी बहू नहीं हो सकती। तुम दोनों बेटा बेटी हो मेरे। युसरा सुभान की शरारत समझते हुए उसे आंखें दिखाकर बोली, ये बात तो मानना पड़ेगी मामा। वैसे आपने नोट किया है आपकी बेटी चंद दिनों से कुछ अक्लमंद टाइप खातून बन गई है। वो अभी भी आंखों में शरारत लिए सीरत को छेड़ने से बाज नहीं आया। मेरी बेटी तो शुरू से ही अक्लमंद है, तुम्हें इसकी खूबी आज मालूम हुई है। सीरत, मैं रिनम को बुलाकर लाती हूँ। शायदा से कहो चाय बना ले शाम की। युसरा सीरत को बोलती हुई सुभान के गाल पर प्यार से चपत लगाती हुई किचन से निकल गई। सुभान मुस्कुराकर सीरत को देख रहा था। क्या बोल रहे थे मामा के सामने? जरा फिर से बोलो। सीरत सुभान के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली तो सुभान ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल किए। मैं क्या बोल रहा था? मामा बोल रही थी कि मुझे तुम्हारी खूबियाँ आज मालूम हुई हैं, जबकि मामा का तो अंदाजा ही नहीं है मैं इनकी बेटी की कौन कौन सी खूबियों से लाइल हूँ। सीरत को बाहों में लेते हुए सुभान संजीदगी से कहने लगा। सीरत ने अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल में की और सुभान के गाल पर एक चपत लगाई। सुधर जाओ। वो मुस्कुराती आंखों के साथ सुभान को देखकर बोली। सुभान ने भी संजीदगी से अपने दूसरे गाल पर उंगली रखी। इसकी नजरों का मफहूम समझते हुए सीरत ने इसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। अब जाओ यहाँ से। सीरत सुभान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहने लगी। सुभान मुस्कुराता हुआ अपने गाल से लिपस्टिक का निशान साफ करता हुआ अपने रूम में चला गया। क्या सोच रही हो? मामा कहाँ चली गई? सीरत युसरा के रूम में बैठी हुई थी तब सुभान उसके पास आता हुआ पूछने लगा। पानी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करने गई हैं। सोबी, 2 हफ्ते हो गए हैं काशी से कोई बात नहीं हुई, ना ही उसको देखा। सीरत ने सुभान को देखते हुए पूछा। सुभान की नेचर थी, वो शुरू से सबका ख्याल रखता था। सीरत को हैरत हुई वो अपने सगे भाई को कैसे फरामोश कर सकता है। उसने जो हमारे साथ किया, खासकर तुम्हारे साथ, तुम अब भी उसको याद कर रही हो? माफ कर सकती हो उसे? सुभान ने संजीदगी से सीरत को देखकर पूछा। उसने जो भी किया मेरे साथ अनजाने में किया। अगर जानबूझकर करता तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखती, मगर इसे तो कुछ इल्म ही नहीं था सोबी। सीरत ने सुभान को देखकर नरमी से कहा। उसने बचपन से ही इन दोनों भाइयों के बीच एक दूसरे के लिए सिर्फ मोहब्बत देखी थी। 2 हफ्ते पहले इस तरह एक दूसरे से लड़ता हुआ देखकर सीरत को दिली तौर पर अफसोस हो रहा था। मैं उसे अपनी औलाद के लिए माफ कर सकता हूँ सीरत, मगर रिनम के लिए नहीं। उसने बहुत गलत किया है रिनम के साथ, मेरा दिल दुखाया है उसने। उस पर गुस्सा होने के बावजूद मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। क्या करूं, एक ही भाई है मेरा, उसे लापरवाह तो हरगिज नहीं हो सकता। बराबर वाले फ्लैट में शफीक साहब रहते हैं, उनसे उस नालायक की खैरियत लेता रहता हूं। हम सबको दुख देकर अब पशेमान होकर अकेला जो हो गया है, मगर अच्छा है, उसे ऐसे ही अपने रिश्तों का एहसास होगा और कदर भी होगी। सुभान के बोलने पर सीरत ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे। युसरा भी कमरे में दाखिल हुई। वो सुभान की बातें सुन चुकी थी। मुझे फिक्र होती है सुभान रिनम की, अपने कमरे की होकर रह गई है वो। ना हमारे साथ बैठती है, ना बातें करती है, बस हर वक्त वो अपने कमरे में मौजूद रहती है। इसको देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम काशान को बुलाओ, उससे बात करो। युसरा ने सुभान के बराबर में बैठकर उसको देखते हुए कहा। पहले तो अपनी सारी फिक्रें बहरोज से शेयर कर लेती थी, अब सुभान था उसके पास, इसीलिए उसी से अपना गम हल्का करने लगी। आप क्यों फिक्र करती हैं रिनम की? मैं हूं ना उसका भाई उसकी फिक्र करने के लिए। आप उसकी फिक्र करना छोड़ दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस अपने आप को रिलैक्स रखा करें और हमारे लिए दुआ किया करें। सुभान ने युसरा का हाथ थाम कर उससे कहा तो वो खामोश हो गई। इन 2 हफ्तों में उसकी ज़िंदगी की तरह इसका खुद का भी रूटीन अपसेट हो गया था। उसे 12 दिन हो गए थे साइकेट्रिस्ट के पास एंगर थेरेपी के लिए जाते हुए। रिलैक्स करने की दवाओं से उस पर अक्सर नींद का गलबा छाया रहता। 12 दिन में 3 मरतबा उसकी ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। सुबह ऑफिस, शाम में साइकेट्रिस्ट, वहीं से किसी होटल में खाना खाकर किसी पार्क के बेंच पर बैठकर लोगों को देखना और रात गए तक घर लौट कर आना।
इन चंद दिनों में इसका यही रूटीन हो गया था। इस वक्त ऑफिस से ड्राइव करके वो सीधा घर आ गया था। एक नज़र उसने अपने बेडरूम में बेतरतीब और बिखरी चीज़ों पर नज़र डाली। अपना दिमाग बिल्कुल सुन्न महसूस करके वो ऑफिस ड्रेस में ही बगैर शूज़ उतारे बेड पर लेट गया। साइड टेबल से रिनम की तस्वीर उठाकर सीने पर रखते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे खबर नहीं हुई। काशी, काशी। काशान को महसूस हुआ जैसे कोई दूर से इसे पुकार रहा हो। रिनम। बंद आंखों के साथ नींद में काशान बोला और आंखें खोल दी। कल ही उसने सुबान से काशान का जिक्र किया था और आज सुबह उसे जो खबर पता चली थी तो सीरत फौरन काशान से मिलने का इरादा बांधते हुए काशान के घर पहुंची। उसे हैरत हुई, फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। सीरत अंदर दाखिल हुई। सारे कमरे में अंदर अंधेरा फैला हुआ था। हर कमरे की लाइट ऑन करती हुई उसने तमाम कमरों का जायजा लिया। पूरा घर बेतरतीब पड़ा हुआ था। जहाँ तक वो बचपन से काशान को जानती थी उसे फैलाव और बेतरतीबी ज़रा पसंद नहीं थी। जबकि लाउंज में कुर्सियों पर मैले कपड़े और टावल अखबारात बिखरे पड़े थे। किचन में पानी की खाली बोतलें, झूठे बर्तन, कप्स में आधी बची हुई चाय। सीरत को अफसोस हुआ। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई बेडरूम में दाखिल हुई। बेडरूम में जब दाखिल होकर काशान पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे और भी ज़्यादा अफसोस हुआ। वो बेड पर आड़ा तिरछा सो रहा था। सीरत को वो चंद दिनों में थोड़ा कमज़ोर भी लगा। बड़ी हुई शेव, आंखों के गिर्द हल्के, चेहरे पर छाई बेरौनकी। सीरत अफसोस से देखते हुए उसके करीब आई। काशी, काशी। सीरत ने उसको आवाज़ दी। रिनम। काशान ने नींद में बोला तो सीरत ने लंबी सांस खारिज की। मैं रिनम नहीं हूँ, सीरत हूँ, आंखें तो खोलो। सीरत ने उसका बाजू हिलाया। काशान ने आंखें खोली। सीरत, तुम यहाँ पर? काशान ने लेटे हुए उसको देखकर पूछा। फिर उसके हवास थोड़े बहाल हुए तो उठकर बैठा। तुमसे मिलने आई थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सीरत ने अफसोस से उसे देखते हुए कहा और उसके बराबर में बैठी। वो चली गई है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। सोबी भी मुझसे नाराज़ है और तुम्हारा भी तो कितना नुकसान कर चुका हूँ मैं। तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली। मुझे माफ़ कर दो सीरत, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हारे साथ ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। मैं अपने भाई के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत बुरा हूँ। काशान ने मलामती अंदाज में उससे बोला। सीरत को अफसोस होने लगा। वो रिनम और सुबान की जुदाई में बिल्कुल टूट सा गया था। तुम बुरे नहीं हो काशी। तुम किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, मगर फिर भी तुमसे बुरा हो जाता है। गुस्से में आकर अपने रवैये और अमल से दूसरों को तकलीफ दे जाते हो। पहली औलाद की खुशी ही अलग होती है। बहुत अनोखा सा एहसास होता है, खासकर औरत के लिए जब वो माँ बनने जा रही होती है। शायद मेरी खुशी की मुद्दत इतनी ही थी, तुम अनजाने में मुझसे मेरी औलाद छीनने का सबब बने। मगर इस तरह करके तुमने मेरे दिल में मेरी माँ की कदर डाल दी। तभी मैंने अपनी मामा की तरफ को समझा। जो औलाद अभी दुनिया में आई भी नहीं थी, उसको ख़त्म होता देखकर मैं कितना रोई। तभी मुझे एहसास हुआ मामा बाबा, उन्हें तो मैं 4 माह में ही बिछड़ गई थी। वो दोनों कितना तड़पे होंगे मेरे लिए। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ काशी। एक लड़की उससे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती जो उसकी इज्जत का निगहबान हो। सीरत ने काशान को देखकर कहा। काशान को एक भूला बसरा मंजर याद आया। वो सीरत को देखने लगा। तुम्हें याद है काशी, आज से 15 साल पहले जब मैं 8 साल की थी, इस तरह उस जानवरनुमा इंसान की आंखों में हवस टपक रही थी। तुमने उसके सर पर पत्थर मारकर मुझे बचाया था और तुमने ये भी कहा था कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। मैंने ये बात वाकई कभी किसी से शेयर नहीं की, यहाँ तक कि सोबी से भी नहीं। एक वजह ये भी थी कि मेरी इज्जत का सवाल था, मगर दूसरी वजह ये थी कि तुमने मुझसे वादा लिया था। लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि औरत पेट की हल्की होती है, मगर औरत इतनी ही पेट की हल्की होती तो बहुत से मर्द सर उठाने के काबिल ना होते। औरतें तो अपने सीनों में कितने राज दफन करके खुद भी दफन हो जाती हैं। काशी, तुम्हें रिनम पर एतबार करना चाहिए था। उसने कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुमने जो भी उसके साथ किया उसने कभी भी हमसे शेयर नहीं किया। उसने तुमसे मोहब्बत की, मोहब्बत निभाने की कोशिश भी की, मगर वो इंसान है, अब तक बेरहमाना रवैया बर्दाश्त करती। सीरत उसको शर्मिंदा करने का इरादा नहीं रखती थी, मगर काशान ने अपना सर झुका लिया। मैंने अपने रवैये से उसका दिल दुखाया है, उसे बहुत हर्ट किया है। अब इस सीरत, मैं उसको खोने से डरता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा कभी भी ऐसा कोई अमल नहीं करूँगा जो उसके लिए, सोबी के लिए या किसी और के लिए दिल आज़ारी का बाइस बने। वो आ जाएगी ना दोबारा मेरे पास? काशान बहुत उम्मीद से पूछने लगा। तुम्हें मालूम है आज मैं तुम्हें क्या न्यूज़ देने आई हूँ? सीरत ने काशान से सवाल किया। सोबी ठीक है? काशान उससे पूछने लगा। हाँ वो ठीक है, मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम एक मामले में सोबी से पहले नंबर ले गए हो। सीरत ने पुरस्रार हंसी हंसते हुए कहा।
पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, काशान ने चिढ़ते हुए कहा। सीरत बेड पर से उठकर काशान के सामने कुर्सी पर बैठ गई ताकि उसे देने वाली खबर से उसके फेस एक्सप्रेशन सही से देख सके। तुम्हें मालूम है काशी, तुम बाबा बनने वाले हो, सीरत ने राजदाराना तरीके से उसे बताया। अच्छा, बाबा बनने वाला हूँ, तो बेख्याली में बोलता हुआ एकदम से चौंका। क्या बाबा बनने वाला हूँ? तुम्हारा मतलब मैं बाबा बनने वाला हूँ? यानी कि रिनम प्रेग्नेंट? ओह माय गॉड। पहले हैरत, बाद में एक्साइटमेंट, अब वो खुशी से खुद ही मुस्कुरा दिया। सीरत उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर खुद भी हंस दी। अब वो खुद भी सीरत के साथ हंसने लगा, जैसे ये खबर उसको नए सिरे से तवाना कर गई हो। तुम्हें मालूम है, इससे अच्छी खबर तुमने मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं दी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं सीरत मेरी खुशी का। मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची बहुत खुश। काशान अपनी आंखों में आई नमी को साफ करता हुआ बोला। रिनम कैसी है? वो ठीक है ना? वो भी खुश है ना? खुश क्यों नहीं होगी? मुझे मालूम है वो बहुत खुश होगी। तुम इसका बहुत ख्याल रखना, खासकर उसके खाने पीने का ध्यान रखना। काशान दोबारा नम आंखों के साथ मुस्कुराता हुआ सीरत को बोल रहा था। इसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से दिल चाहा कि इस वक्त रिनम उसके सामने होती। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जब उसे ये खुशी की खबर मिलेगी तब तक रिनम और उसके रिश्ते में इतनी दूरियां आ जाएगी। आज सुबह ही हमें मालूम हुआ है, और देखो मैंने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया, तुम्हें बताने फ़ौरन आ गई, सीरत ने फ़खरिया अंदाज अपनाते हुए कहा। थैंक यू, काशान ने मशकूर नज़रों से सीरत को देखते हुए बोला। इतनी अच्छी खबर सुनाई है मैंने तुम्हें, जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, तब तक मैं तुम्हारे घर का हुलिया दुरुस्त करती हूँ। सीरत काशान को बोलती और तेज़ी से हाथ चलाती हुई चीज़ों को तरतीब से रखने लगी। काफ़ी हद तक फैला हुआ घर समेट कर अब वो किचन की हालत दुरुस्त करती हुई खाना बनाने लगी। काशान शावर लेकर जब किचन में आया तो उसे कामों में मगन देखा। 2 हफ्तों में ही तुमने घर कितना गंदा कर दिया काशी, इस तरह तुम कभी भी नहीं रहते थे। अब मैंने घर को थोड़ा बहुत रहने के काबिल कर दिया है। कल नवीद को भेज दूंगी, वो आकर सफाई कर जाएगा। सीरत की जबान और हाथ दोनों चल रहे थे। वो अपना और काशान का प्लेट में खाना निकालती हुई बोली। काशान चेयर खिसका कर बैठ गया। कितने दिनों बाद वो घर का बना हुआ खाना खा रहा था। फिर क्या सोचा है तुमने? कब रिनम को लेने आ रहे हो? खाने के दौरान सीरत ने काशान से पूछा। वो खाने से हाथ रोककर सीरत को देखने लगा। वो आ जाएगी ना मेरे साथ? क्या वो मुझे माफ़ कर चुकी है? काशान बेकरारी से सीरत को देखते हुए पूछने लगा। अब तो आने का जवाब भी बन गया है, आना तो पड़ेगा उसे, मगर तुम्हें पहले उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रॉमिस भी करना होगा काशी कि आइंदा तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे नुकसान तुम्हारा और रिनम के साथ साथ तुम्हारे आने वाले बच्चे का भी हो। सीरत काशान को देखते हुए समझाने लगी। तुम्हें मालूम है इन चंद दिनों में रिनम अपनी आदत के बरखिलाफ कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। मुझसे, सोबी से, यहाँ तक कि मामा से भी बात नहीं करती, ना हमारे पास आकर बैठती है। सोबी उसे खुश रखने के चक्कर में मामा उसे खाना खिलाने की फिक्र में हलकान होती रहती हैं, मगर बस वो एक खौल में सिमट कर रह गई है। अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया है। खाने के लिए भी उससे मैं या सोबी बहलाकर या ज़बरदस्ती बाहर निकाल कर लाते हैं। शायद अंदर से वो तुम्हें और अपने इस घर को मिस कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। काशान गौर से सीरत की बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर काशान को दुख भी हुआ। वो आंखें बंद किए बेबसी से सोचने लगा वो क्या कुछ कर चुका है अपने साथ, अपनी बीवी के साथ। आंखें खोलकर वो सीरत से गोया हुआ। सीरत, तुम और सोबी इसका बहुत ख्याल रखना। मैं रिनम को बहुत मिस कर रहा हूँ। अपना घर मुझे घर नहीं लगता क्योंकि इसमें रिनम मौजूद नहीं है, मगर अब मैं उसको तब लेने आऊँगा जब मैं खुद को उसके काबिल कर लूँगा और खुद को उसके लायक बना लूँगा। अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँगा। मैं अपने रवैये से अपने और इसके बीच कायम करदा रिश्ते को काफ़ी कमज़ोर कर चुका हूँ। अब सब कुछ मुझे ही ठीक करना है। इतनी ज़्यादा दूरी तो मैं खुद भी अपनी बीवी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत जल्द लेने आऊँगा, मगर तब तक तुम इसका बहुत ख्याल रखना। काशान सीरत को देखता हुआ बोला। इतने में सीरत का टेबल पर रखा हुआ मोबाइल बजा। सीरत ने सुभान की कॉल रिसीव की। तुम काशी के फ्लैट में क्या कर रही हो? सीरत का मैसेज अभी सुभान ने पढ़ा जो 2 घंटा पहले आया था। वो नॉर्मल लहजे में सीरत से पूछ रहा था। मिलने आई थी उससे। सीरत ने काशान को देखते हुए सुभान को बताया। काशान उसे ही देख रहा था। ओके, नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कार में। सुभान सीरत से बोला। आती हूँ। सीरत ने कॉल काटकर मोबाइल टेबल पर रखा और कुर्सी से उठकर अपना बैग उठाने लगी। सोबी आया है तुम्हें लेने, तुम उसे यहाँ पर आने का कहती ना। काशान सीरत को उठता हुआ देखकर खुद भी चेयर से उठता हुआ बोला। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा काशी,
तुम खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना, सीरत काशान को कहती हुई अपना बैग लेकर दरवाजे से बाहर निकल गई। काशान दोबारा खाना खाने बैठा। खाना खाते हुए उसकी नज़र टेबल पर रखे सीरत के मोबाइल पर गई। वो बेदिहानी में अपना मोबाइल यहीं छोड़ गई थी। काशान ने उसका मोबाइल उठाया और उसके मोबाइल पर सुबान का नंबर डायल किया, मगर इतने में उसके घर का दरवाज़ा खुला। कोई अंदर आया। मोबाइल पर बेल जा रही थी, मगर काशान का दिमाग घर के अंदर दाखिल होते हुए शेरा की तरफ गया। क्यों आए हो तुम मेरे घर पर? काशान ने मोबाइल टेबल पर रखकर शेरा से पूछा। वैसे तो काशान अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, मगर शेरा को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। मगर फिर भी उसने अपने हाथों को काबू में रखकर मुंह से बात की। काशी, तूने मार मार कर मेरी शक्ल बिगाड़ दी। मुझे कितने बुरे तरीके से मारा तूने, और अभी भी तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ? शेरा ने पिस्टल निकालते हुए काशान को देखा। मुझे एक ही गोली मारना, और वो भी यहाँ, क्योंकि अगर मैं बच गया तो फिर तू नहीं बच पाएगा। काशान अपनी पेशानी पर उंगली रखता हुआ बोला। पागल समझा हुआ है तुमने मुझे? एक गोली मारकर तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं आज तुझे तरपा तरपा कर मारूंगा ताकि तू अपनी मौत का सही तरीके से मजा ले। शेरा ने बोलने के साथ ही पहला फायर उसकी टांग पर किया, जिससे काशान घुटने के बल गिरा। वो कुर्सी का सहारा लेते हुए दोबारा उठने की कोशिश करने लगा, मगर सीने पर लगने वाली गोली से उसकी चीख निकली और वो फर्श पर गिरा। फर्श उसके खून से रंगना शुरू हो गया। तीसरी गोली शेरा ने उसकी कमर पर मारी और उसके फ्लैट से निकल गया। काशान फर्श पर गिरा हुआ बुरी तरह तड़प रहा था। तकलीफ की शिद्दत उसके मुंह से कर्राह निकल रही थी और आंखें बार बार धुंधला रही थी। उसे रिनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। वह कर्राते हुए जोर से आंखें झपकने लगा। फिर उसे सुबान नजर आया। अब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा। उसने सांस लेने की कोशिश की। अब वो अपने सामने फायजा को देख रहा था, जो उसे अपने पास बुला रही थी। धड़कनों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। उसे लगा जैसे इन तीनों ने उसका साथ छोड़ दिया है। आज उसका दिल भी उसका साथ छोड़ देगा। उसका दिमाग तारीकी में जाने लगा और आंखें बंद होने लगी। कैसा है काशी? सीरत की गाड़ी में बैठते ही सुबान ने सीरत से पूछा। खुद ऊपर आकर देख लेते तो मालूम हो जाता कैसा है। सीरत के बोलने पर सुबान ने अफसोस भरी निगाह उस पर डाली और कार स्टार्ट कर दी। सोबी, अब ये नाराजगी खत्म करो अपने भाई से। वो बहुत अकेला हो चुका है। इसे इस वक्त तुम्हारी और रिनम की जरूरत है, और अब तक रिनम की गुड न्यूज से नाराजगी का जवाब बनता ही नहीं। सीरत ड्राइविंग करते हुए सुबान को देखकर उसे समझाने लगी। कहीं तुमने ये बात काशी से शेयर तो नहीं की कि रिनम एक्सपेक्ट कर रही है? सुबान संजीदगी से सीरत को देखते हुए पूछने लगा। इसमें छुपाने वाली क्या बात है भला? और मैं गई किस लिए थी? वो बाप बनने वाला है और इतनी बड़ी खुशी की खबर उसे नहीं बताती। सीरत ने हैरत से सुबान को देखते हुए कहा। सीरत, तुम्हें यह बात अभी उसे फिलहाल नहीं बतानी चाहिए थी। सुबान ने कार ड्राइव करते हुए अपना सर झटका। आखिर तुम सोच कर क्या बैठे हो सोबी? सीरत ने उसको देखकर पूछा। साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है एंगर थेरेपी के लिए। तुम्हें तो इसे ये बोलना चाहिए था कि हम रिनम को खुला दिलाने का इरादा रखते हैं। मेरा मालूम तो होता इस एंगर थेरेपी का कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। ना कंट्रोल कर पाया है अपने गुस्से को। सुबान ने तल्खी से कहा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं उसे वहां जाकर मेंटली टॉर्चर करती? सीरत ने बुरा मानते हुए कहा। इसने हम सबको मेंटली टॉर्चर किया है और अब खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाकर सेशन करवा रहा है अपने। सुबान ने गुस्से में कहा। सोबी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है आखिर? उसके साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, या फिर ये कि तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत ही नहीं रही है? अब के सीरत भी उस पर गुस्सा करते हुए बोली। बिल्कुल ठीक कहा, उससे मोहब्बत नहीं रही। सब कुछ खत्म कर चुका है वो अपने हाथों से। सुबान की बात का सीरत जवाब देती इससे पहले सुबान का मोबाइल बजा। तुम्हारे नंबर से कॉल आ रही है, कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? सुबान ने अपना मोबाइल देखते हुए कहा और सीरत के कुछ बोलने से पहले कॉल रिसीव की। काशी, कौन है वहां पर? कौन हो तुम? हाथ मत लगाना मेरे भाई को। सुबान ने मोबाइल कान पर लगाते हुए जोर से चीखते हुए एक हाथ से गाड़ी दोबारा टर्न की। सोबी, क्या हुआ है? कुछ बताओ। काशी क्या बात कर रहा है? सुबान को सीरत की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो बस तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। वो काशान के पास पहुंचना चाहता था। काशी! गोली की आवाज पर सुबान दोबारा जोर से चीखा। दूसरी गोली पर सुबान ने कार फ्लैट के बाहर रोकी। सीरत खुद भी परेशान होकर सुबान को देखने लगी। सुबान तेजी से कार से निकलकर भागा। सीरत भी भागते हुए उसके पीछे जाने लगी। उसका दिल घबराने लगा। सुबान तेजी से लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा,
जबकि लिफ्ट से शेरा निकलकर फ्लैट से बाहर चला गया। काशी, काशी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। सुबान काशान का खून में लथपथ वजूद को गले से लगाते हुए चीख कर बोला। सीरत जब तक उसके पीछे पहुंची, वो अंदर का मंजर देखकर चीख मारकर वहीं दरवाजे पर जम गई। सुबान ने काशान के बेजान होते वजूद को उठाया तो वो खुद गिरने लगा, मगर उसे गिरना नहीं, उसे इस वक्त बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना था और अपने भाई की जिंदगी बचानी थी। वो एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना काशान को अपनी गाड़ी तक लाया। सुबान के खुद के भी कपड़े खून में रंग चुके थे। अब उसे काशान को लेकर अस्पताल जाना था। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं रही। मेरा एक ही भाई है, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है वो। मैं भला उससे मोहब्बत करना कैसे छोड़ सकता हूँ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सुबान बैठा रोते हुए सीरत से बोलने लगा। सीरत ने अपने आंसू साफ करके उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे कुछ नहीं होगा सोबी। सीरत को काशान की हालत के पेश नज़र अपनी बात खोखली लगी, मगर उसे सुबान को ऐसा ही बोलना था। इतने में सुबान का मोबाइल बजा। हाँ जवाद, बताओ क्या खबर है शेरा की। सुबान अपने आंसू पोंछते हुए कॉरिडोर में आकर जवाद से पूछने लगा। ठीक है, मगर उसे लॉकअप मत करना, टॉर्चर सेल ले जाओ उसे। कोशिश करना मेरे आने तक उसमें चंद सांसें बाकी रहे। सुबान जवाद से बात करके दोबारा सीरत के पास आया। वो ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती को देख रही थी, जहां डॉक्टर काशान को लगने वाली गोलियां निकाल रहे थे। सीरत, टैक्सी करके घर चली जाओ। सुबान सीरत को देखता हुआ बोला। सुबान की आवाज़ पर सीरत ने लाल बत्ती से नज़र हटाकर सुबान को देखा। मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊं इस हाल में? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे दोबारा जाने का मत बोलना। सीरत सुबान को देखकर खफा होती बोली। सीरत, बहस मत करो, अभी थोड़ी देर गुजरेगी, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी गैर मौजूदगी पर मामा परेशान हो जाएंगी। वो कॉल करेंगी, तो मैं इस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि उनसे बात कर सकूँ या उन्हें कुछ बता सकूँ या फिर उन्हें और रिनम को संभाल सकूं। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो इस वक्त। सुबान ने उसको देखकर कहा तो सीरत को सुबान पर तरस आने लगा। इतनी देर में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। सुबान और सीरत की तवज्जो डॉक्टर की तरफ गई। इससे पहले डॉक्टर उनकी तरफ आता, वो दोनों भागकर डॉक्टर के पास पहुंचे। हमने पेशेंट की बॉडी से बुलेट्स निकाल दी हैं, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर कोई अच्छी खबर नहीं दी जा सकती। सिर्फ थोड़ी बहुत अच्छी खबर यह है कि सीने पर लगने वाली गोली ज्यादा अंदर नहीं गई थी। फिर भी अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए बहुत अहम है। इन 24 घंटों के अंदर अगर पेशेंट को होश आ जाए तो ही वो सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज आप दुआ करें उनके लिए। डॉक्टर तसल्ली के अंदाज में सुबान के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चला गया, जबकि सुबान कुर्सी पर ढह गया और सीरत ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। सीरत, प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी बात मान लो। सुबान दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाते हुए उससे कहने लगा। किससे बात हो रही है इतनी देर से? रिनम पिछले आधे घंटे से कॉल पर मसरूफ थी। काशान ने ड्राइंग रूम में आकर उसके मोबाइल पर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए पूछा। काशान, मैं कॉल रखने वाली थी। एक यशल ही तो है मेरी दोस्त, और किससे बात करूंगी? रिनम ने काशान को देखते हुए कहा और सोफे से उठी। तुम्हें मालूम है ना, इस वक्त मुझे मेरी डॉल चाहिए होती है। काशान उसे गोद में उठाता हुआ बेडरूम में ले जाने लगा। आपकी डॉल तो हर वक्त आपके पास ही होती है। यशल ने मुझे गुड न्यूज़ सुनाने के लिए फ़ोन किया था, खाला बनने वाली है वो। रिनम ने काशान को यशल की कॉल करने की वजह बताई, वही जिनके पिछले महीने शादी हुई थी। काशान की बात पर रिनम ने सर इस्बात में हिलाया। कितनी क्विक सर्विस है, हमको उनसे ही सबक लेना चाहिए। वैसे हमारी शादी को भी तो 2 माह हो गए हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है अब? वैसे इस बारे में हमें भी सीरियस होकर सोचना चाहिए। वो रिनम को बेड पर लिटाता हुआ उससे कहने लगा। और कितना सीरियस होना चाहिए काशान, वैसी बातें कर रहे हैं, रिनम ने झिनकते हुए काशान को कहा। काशान रिनम के बराबर में लेटकर उसका रुख अपनी तरफ किया। ऐसे थोड़ी ना झोली में फल आकर गिरता है, सुबह शाम मेहनत करनी होती है। काशान अब रिनम के फेस एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा था, जो इसकी बात से एकदम चेंज हो गए थे। सुबह शाम क्या हो गया है आपको? रिनम ने घबराते हुए काशान को देखा। क्या आपको सच में अभी बेबी चाहिए? काशान के मुसलसल देखने पर रिनम सीरियस होकर काशान को देखते हुए पूछने लगी। तो क्या बुढ़ापे में लेकर आएंगे हम अपना बेबी? वो रिनम के गाल सहलाता हुआ उल्टा उससे सवाल करने लगा। उसकी बात सुनकर रिनम ने निचला होंठ दांतों में दबाकर अपनी आंखें झुकाई। इसकी हालत देखकर काशान को हंसी आई, मगर वो अपनी हंसी छुपाता हुआ बोला, ए सुनो, तुम्हें मालूम है मुझे कितने बच्चे चाहिए? काशान ने उसे मजीद तंग करने का प्रोग्राम बनाया। उसकी बात सुनकर रिनम ने सवालिया नजरों से काशान की तरफ देखा। वो उसके बराबर में लेटा हुआ रिनम के पेट पर अपनी उंगली से 5 का फिगर बनाने लगा। जिस तरह रिनम की पूरी आंखें खुल गई,
मगर फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करता हुआ काशान ने 5 पर क्रॉस बनाया और फिर उसके पेट पर 8 नंबर लिखा। हाँ, ये सही है आई थिंक। मुझे तुमसे अपने लिए 8 बच्चे चाहिए। काशान खुद ही फैसला कुन अंदाज इख्तियार करता हुआ बोला, जिस पर रिनम ने रहम तलब नजरों से उसे देखा। काशान, क्या वाकई आपको 8 बच्चे चाहिए? रिनम ने अटकते हुए उससे पूछा। क्यों, कम है? काशान इसके बालों की लटों को कानों के पीछे करते हुए संजीदगी से पूछने लगा। नहीं, बहुत ज्यादा हैं। आजकल के दौर में इतने बच्चे कौन पैदा करता है भला? रिनम ने इसको संजीदगा होकर समझाने की कोशिश की। यार, 1-2 तो सभी पैदा करते हैं। हमें तो सब कुछ डिफरेंट करना चाहिए ना। कौन सा मैं क्रिकेट टीम बनाने की बात कर रहा हूँ? काशान अब सीरियस अंदाज में रिनम को समझाने लगा। मगर 8 बच्चे कैसे आएंगे? रिनम को अब वाकई टेंशन होने लगी। सिंपल, 1 साल में 2 का पैकेज बना लेते हैं। मतलब हर साल मेरे और सोबी की तरह ट्विंस। 4 साल में फाड़िग। रिनम के कानों में काशान की आवाज गूंजने लगी। अश्क एक बार फिर उसकी आंखों से रवा हुए। आज ही उसे मालूम हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। यह खबर अगर वो नॉर्मल हालत में सुनती तो यकीनन वो बहुत खुश होती, जबकि इस वक्त इसे ना खुशी का एहसास था ना गम का। अच्छा नहीं किया आपने काशान मेरे साथ। आप देख लिएगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप चाहे कितना ही सॉरी बोलें, कितनी ही तलाफी कर लें, मगर मैं आपको नहीं बख्शने वाली अब। रिनम रोते हुए खुद से बातें करने लगी। मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें सीरत, वहां चली गई थी तुम, और सुभान भी मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा। मैं कब से परेशान हो रही थी। सीरत को अपने कमरे में जाता हुआ देखकर किचन से निकलती हुई युसरा उसके पास आकर बोली, सीरत, ये तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसा है? सुभान कहाँ पर है? बताओ मुझे जल्दी। सीरत, खामोश क्यों हो? बोलो कुछ, वरना मेरा दिल फट जाएगा। युसरा सीरत के कपड़ों पर लगा हुआ खून देखकर परेशान हो गई और उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। तभी सीरत होश में आई। सोबी ठीक है मामा, मगर आप काशी के लिए दुआ करें। 24 घंटों का टाइम दिया है डॉक्टर ने। अगर इन 24 घंटों में उसे होश नहीं आया तो। सीरत रोती हुई युसरा को बताने लगी। क्या बोल रही हो सीरत? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है काशान को? युसरा अब भी परेशानी के आलम में सीरत को देखकर पूछने लगी। 3 गोलियां लगी हैं काशी को। सीरत ने युसरा के गले लगकर रोते हुए उसे बताया। युसरा शौक के मारे कुछ बोल नहीं पाई, मगर रिनम, जो कि युसरा की तेज आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ रही थी, सीरत की बात सुनकर भागती हुई सीरत के पास आई। काशान कहाँ पर है आप ही? मुझे बताएं, कहाँ पर है काशान? रिनम तकरीबन चीखती हुई बोली। सीरत ने उसे गले से लगाना चाहा, मगर उसने सीरत के हाथ झटके। मुझे लेकर चलें, अभी और इसी वक्त उनके पास। रिनम अब रोती हुई सीरत को बोलने लगी। सही बोल रही है रिनम, सीरत हमें अस्पताल ले चलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। युसरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पर मामा, इस तरह आपकी तबीयत खराब होगी। रिनम की भी कंडीशन ऐसी नहीं, बस आप लोग दुआ करें। कैसी बातें कर रही हो सीरत तुम? कुछ नहीं होता मेरी तबीयत को। इस वक्त मेरा सुभान वहां पर अकेला है। कितने सालों से वो मुझे हर मौके पर संभालता आया है। आज उसे मेरी जरूरत है और मैं घर बैठ जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं। युसरा अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी। इसे इस वक्त हिम्मत दिखानी थी। काशान की जिंदगी की दुआ के साथ साथ उसे अपने बेटे को गले लगाकर उसकी हिम्मत भी बढ़ानी थी। आप ही देर नहीं करें, प्लीज जल्दी चलें, रिनम रोते हुए कहने लगी। सीरत ने युसरा को देखा, जो कि ड्राइवर से कार निकालने का कह रही थी। सीरत जल्दी से अपने रूम से सुभान की एक शर्ट लेकर युसरा और रिनम के साथ कार में बैठ गई। ये जगह आबादी से दूर एक सेफ हाउस था, जहां पर इस वक्त सुभान मौजूद था। आधा घंटा पहले काशान का हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। इसकी धड़कनों की रफ्तार सुस्त हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे दोबारा ट्रीटमेंट देने लगे। सुभान के से काशान की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। इस वजह से वो भाई का कर्ज चुकाने यहाँ आ गया। किसी को शक तो नहीं हुआ कि इसे पुलिस ने पकड़ा है? सुभान ने अपने पीछे आते जवाद से पूछा। नहीं सर, सब सिविल ड्रेस में मौजूद थे। बहुत सफाई से काम किया गया है और आपके कहने के मुताबिक इसमें इतनी सांसें छोड़ी हैं कि वो अपनी मौत को अच्छी तरह महसूस कर सके। जवाद सुभान के पीछे चलता हुआ उसे बताने लगा। सुभान एक बंद दरवाजे के आगे रुका। जवाद ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सुभान कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ शेरा को जंजीरों से बांधा हुआ था। इसकी हालत इस वक्त काबिले रहम थी। उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो काफी तकलीफ बर्दाश्त कर चुका है, और अब सुभान को देखकर शेरा को अंदाजा हो गया अभी उसे काफी कुछ बर्दाश्त करना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ। शेरा निढाल होता हुआ सुभान को देखकर एकदम बोल पड़ा। मैंने तुमसे कहा था शेरा,
कि मेरे घर के किसी भी फर्द को बुरी नज़र से देखा भी तो मैं तुम्हें अब इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक तरफ जाएगी। शायद तुमने मेरी वार्निंग को इस वक्त इतना सीरियस नहीं लिया था। सुबान ने कमरे में मौजूद टेबल पर से एक थैली जिसमें सफ़ेद रंग का सफूफ मौजूद था उठाकर शीरा के मुंह में भरना शुरू कर दिया। तुम्हें मालूम है, इस वक्त मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम उसकी तकलीफ महसूस करना चाहोगे शेरा? सुबान ने अब जव्वाद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए शेरा को मुखातिब किया। शेरा मुंह भरे हुए पाउडर की वजह से बुरी तरह खांस रहा था। जव्वाद ने लोडेड रिवॉल्वर निकालकर सुबान के हाथ में थमाई। शेरा खौफजदा नजरों से सुबान को देखता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। सुबान ने बारी बारी उसकी दोनों टांगे और फिर दोनों बाजुओं पर फायर किए। उसके बाद 2 गोलियां उसके सीने में उतारता हुआ खाली रिवॉल्वर दोबारा जव्वाद को थमा दिया। आगे का काम मालूम है। सुबान शेरा के मुर्दा वजूद को देखता हुआ जव्वाद से पूछने लगा, सर आप उसकी फिक्र नहीं करें, ये सब देख लूंगा और इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर दूंगा। सुबान जव्वाद की बात सुनकर कमरे से बाहर निकल गया। उसे इत्मीनान था कि जव्वाद सब देख लेगा। आज उसने पहली दफ़ा अपने असूलों के खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठाया था, सिर्फ काशान के लिए। मगर सुबान को इसका पछतावा हरगिज नहीं था। उसे मालूम था शेरा सिर्फ काशान का ही कसूरवार नहीं है, बल्कि कितनी ही बेगुनाह मर्द और औरत उसकी दरिंदगी की भेंट चढ़ चुके हैं। ये मुल्क के नासूरों में से था जिसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर था, क्योंकि जेल से वो एक बार फिर सिफारिश के बिना पर छूट जाता। काशान प्लीज़ अपनी आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें प्लीज़। रिनम बेड पर आंखें बंद किए काशान को लेटा देखकर रोते हुए कहने लगी। मुख्तलिफ नलकियां और ट्यूब्स उसके जिस्म में लगी हुई थीं। वो कभी जो काशान का चेहरा हाथों में थामे उसे देख रही थी, तो कभी उस मशीन को जिसमें एक लंबी लाइन के बाद आड़ी तिरछी लाइन बनने लग जाती। रिनम का दिल पूरी तरह धड़क रहा था। काशान को इस हालत में देखकर डॉक्टर ने पेशेंट की वाइफ सुनकर उसे अंदर आना अलाउ किया था। आप हमेशा मेरे साथ इस तरह करते हैं, मुझे दुख देकर तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। आपको इस वक्त भी इतने सुकून से लेटे हैं, ये जाने बिना कि मुझे इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है आपको इस हाल में देखकर। आपको शायद मेरी कंडीशन की भी खबर नहीं, मैं किस अमल से गुजर रही हूँ, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं आप। काशान आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। वो अपनी कपकपाती उंगली से काशान के दिल पर आड़ लिखते हुए उससे शिकवा करने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रिनम ने पलट कर देखा तो सुभान खड़ा था। भैया काशान को बोले ना वो उठ जाए, इस तरह मत करे हमारे साथ। रिनम अब सुभान के गले लगकर रोते हुए बोलने लगी। रिनम के आंसू सुभान की शर्ट भिगो रहे थे, जबकि सुभान के आंसू रिनम के बालों में जज्ब होने लगे। हम इतने दिनों तक इससे नाराज रहे हैं ना, बस इसी का बदला ले रहा है हमसे ये बदतमीज इंसान। तुम परेशान मत हो, एक दफ़ा इसे उठने दो, फिर हम दोनों मिलकर इसकी अच्छी से क्लास लेंगे। सुभान खुद रोता हुआ रिनम को तसल्ली देने लगा। डॉक्टर ने इशारे से उसे बाहर जाने के लिए कहा और रिनम को अपने साथ लिए वहां से चला गया। वो अभी चंद मिनट पहले ही दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा था। वह सीरत की दोबारा मौजूदगी पर खफा होने लगा। सीरत ने उसे सारी सिचुएशन बताई और साफ शर्ट दी। सुभान ने युसरा और रिनम का पूछा। सीरत ने बताया युसरा नमाज अदा कर रही है, जबकि रिनम आईसीयू के अंदर काशान के पास मौजूद है। जब वो आईसीयू में जाकर रिनम को बाहर ले आया, इतने में युसरा भी नमाज से फारिग होकर वहां आ गई। सुभान को गले लगाया। ठीक हो जाएगा काशान, मेरा दिल कह रहा है, मेरी उसके लिए दुआएं रद्द नहीं होंगी। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। युसरा खुद हिम्मत से काम लेते हुए सुभान को गले लगाकर उसे तसल्ली दे रही थी। जी मामा, उसे ठीक होना ही होगा। वो मेरे साथ ही तो दुनिया में आया था, ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकता है? अगर उसने मुझे छोड़ा ना, मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगा। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि युसरा सुभान की हिम्मत बांधकर उसे हौसला दे रही थी और सुभान की आंखें नम थी। रात को सुभान ने इन तीनों को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। काशी प्लीज यार मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अकेला रह जाऊंगा। रिनम का सोचो, वो कितना रो रही थी तुम्हें देखकर। तुम्हें सीरत ने बताया था ना वो किस हाल से है। मैं और रिनम बहुत प्यार करते हैं यार तुमसे, हम दोनों को ज़रूरत है तुम्हारी, बल्कि हमसे भी ज़्यादा तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत होगी। प्लीज यार एक बार आंखें खोल लो। सुभान रात के पहर आईसीयू में काशान का हाथ थामे बैठा था। सुभान का चेहरा एक बार फिर अश्कबार था। जब भी काशान की उंगलियों में हल्की सी जंबिश महसूस हुई, काशान ने हल्की सी आंखें खोली तो सुभान अपने आंसू साफ करता हुआ मुस्कुराता हुआ डॉक्टर को बुलाने गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने सुभान को खुशी की नवीद सुनाई कि पेशेंट की जिंदगी अब खतरे से बाहर है। ये खबर सुनते ही सुभान ने इत्मीनान का सांस लिया। अब उसे सबसे पहले खुदा के हुजूर शुक्र का सजदा करना था और रिनम को खुशखबरी सुनानी थी।
दूसरे दिन सुबह अस्पताल में सीरत और युसरा उससे मिलने के लिए आई। फड़ा और आशिर भी ये खबर सुनकर सुबह ही अस्पताल पहुंचे। आज पहली दफा काशान ने आशिर से सही से बात की। सबके जाने के बाद काशान एक बार फिर युसरा से माफी मांगने लगा। युसरा ने खुशदिली से सच्चे दिल के साथ उसे माफ कर दिया। आज 3 दिन के बाद सुभान काशान को घर ले आया था। वो सारी नाराजगी बुलाए काशान पर तवज्जो दे रहा था। उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। जरूरी काम की जवाद को इंस्ट्रक्शन देकर उसने मजीद 2 दिन की छुट्टी ले ली थी और वो 2 दिन से काशान के ही रूम में सो रहा था। युसरा और सीरत काशान के पास आकर बैठी। खुद तक खाने का, दवा का, सबका ख्याल रखती। सब ने उसको माफ कर दिया था। सब कुछ पहले की तरह हो चुका था, मगर जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था, उसके होश में आने के बाद वो एक दफा भी उसके पास नहीं आई थी। रिनम पर्दे की आड़ से बाहर लॉन में काशान को देख रही थी। सुभान थोड़ी देर पहले उसे लॉन में लेकर आया था। इस वक्त वो दोनों भाई लॉन की चेयर पर बरजमान थे। काशान के होश में आते ही सुभान ने सबसे पहले ये खबर रिनम को सुनाई थी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कितना रोई थी, मगर युसरा के लाख कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गई। घर में भी काशान को आए 2 दिन हो चुके थे और युसरा उसे समझाई जा रही थी कि पुरानी बातों को भूल जाओ और अपने आने वाले बच्चे की खातिर काशान को माफ कर दो, मगर युसरा को सुभान ने मना कर दिया। सुभान का कहना था कि रिनम को कोई भी इस बात के लिए जबरदस्ती नहीं करे। ये छुप छुप कर पर्दे की आड़ से किसको ताड़ा जा रहा है? सीरत की आवाज पर रिनम ने एकदम चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सीरत मुस्कुराती हुई कॉफी के 2 मग हाथ में थामे रिनम के रूम में आई। मैं किसको देखूंगी भला, अपने भैया को ही देख रही थी। रिनम ने कॉफी का मग सीरत के हाथ से लेते हुए जवाब दिया, ये भैया को भला कौन यूं छुप छुप कर देखता है? सीरत ने मानी खेजी से रिनम को देखकर पूछा, जाहिरी बात है आपी, भैया इस वक्त अकेले नहीं है और वो जिनके साथ वहाँ मौजूद पर हैं, मैं नहीं, वहाँ मौजूद है। मैं नहीं चाहती वो बिला वजह में किसी खुशफहमी का शिकार हूँ। रिनम कॉफी का सिप लेकर सीरत को वजाहत देने लगी। रिनम अभी भी लॉन में ही देख रही थी। सीरत साफ महसूस कर सकती थी कि वो अभी भी काशान को ही देख रही है। सीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वैसे रिनम, ये सोबी पर कमीज शलवार कितना सूट करता है ना? सीरत भी खिड़की से बाहर लॉन में देखते हुए बोली। सही कह रही हैं आप, वो अच्छे लगते हैं कमीज शलवार में। रिनम की नजरें अभी भी काशान पर मरकूज थी। सीरत की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। और मैंने एक बात और भी नोट की है। वैसे तो काशी और सोबी की काफी ज्यादा एक दूसरे से शक्ल मिलती है, मगर जो बात सोबी की पर्सनैलिटी में है वो बात काशी में नहीं। मेरा मतलब है सोबी की पर्सनैलिटी के आगे काशान की पर्सनैलिटी जरा दब जाती है। तुमने भी नोट किया होगा ना? सीरत अपनी मुस्कुराहट छुपाए एकदम सीरियस होकर इन दोनों की पर्सनैलिटी पर एक दूसरे से कंपेयर करती हुई बोली। ऐसी तो बात नहीं है आपी, बेशक भैया की हाइट अच्छी है, मगर आप नोट करें काशान की हाइट भैया से थोड़ी ज्यादा निकलती हुई है और बाल भी ज्यादा सिल्की हैं। आपने कभी काशान की आंखों को गौर से नहीं देखा होगा। उनके फेस पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट तो उनकी आंखें ही करती हैं, जबकि काशान के मुकाबले भैया की आंखें छोटी हैं। हाँ, कलर कह सकते हैं कि काशान के मुकाबले भैया का फेयर है, इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही होगा। और वैसे भी मर्दों पर इतना ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन अजीब लगता है। और इस वक्त गौर करें आप जरा, काशान की शेव कितनी बढ़ चुकी है आजकल में, मगर बिल्कुल बुरे नहीं लग रहे, कितनी सूट कर रही है इन पर। रिनम रवानी से बोलती हुई सीरत को बताने लगी। उसकी नजरें अभी भी खिड़की से बाहर लॉन में काशान पर टिकी हुई थी। वो तो मैं अच्छी तरह देख रही हूँ और गौर भी कर रही हूँ। सीरत मुस्कुराती हुई रिनम को देखकर कहने लगी। रिनम ने एकदम सीरत को देखा। वो चुप हो गई और थोड़ी शर्मिंदा भी। पगली कहीं की, जब इतना ही अच्छा लगता है अपने भैया का भाई तो फिर खफा किस बात पर हो उससे? सीरत अब प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोली, आपी प्लीज अब आप मामा की तरह मत शुरू हो जाइएगा। रिनम खिड़की के पास से हटकर सोफे पर बैठती हुई बोली। सीरत उसके पास आकर बराबर में बैठ गई। तुम्हें मालूम है काशी बहुत चाहता है तुम्हें। सीरत रिनम को बताने लगी। मालूम है मुझे, मगर जब गुस्सा आ जाए ना तो उन्हें प्यार याद नहीं रहता, सिर्फ जबरदस्ती करना या फिर धौंस जमाना याद रहता है और हर्ट करना याद रहता है। रिनम ने अपने नाखूनों की नेल पॉलिश खुरचते हुए कहा, एक बात बताओ मुझे रिनम, तुम्हारी अरेंज मैरिज तो नहीं हुई ना काशी के साथ? और ना ही ऐसा था कि तुम्हें उसकी नेचर की पहले से खबर नहीं थी? जब उसने तुमसे इजहार किया होगा तुमने क्या सोचकर उसे हाँ बोला? क्या तुम उस वक्त उसके गुस्से से वाकिफ नहीं थी? मैंने तुम्हारी शादी से पहले 2 बार नोट किया, काशी की आंखें देखकर तुमने अपने आप को उस काम करने से रोका जो काशी को नापसंद था। ये सब कुछ जानने के बाद तुमने शादी की उससे। मैं मानती हूँ उसने गलत बिहेवियर अपनाया तुमसे शादी के बाद, मगर उसके लिए तुमने बिल्कुल सही स्टेप लिया, छोड़कर आ गई।
तुम्हारी दूरी ने उसे तुम्हारी कदर दिलाई, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर अब तो वो ठीक हो गया है, शर्मिंदा भी है अपने किए पर, तो अब तुम्हें भी नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, घर ऐसे नहीं बसाए जाते, थोड़ा सा झुकना पड़ता है। रिश्ते के खोने से तो यही बेहतर है। और अपने भैया की बातों पर मत ध्यान दिया करो, तुम्हारा भैया पागल है, इसलिए अगर काशी जब भी माजरत करे तो शराफत से मान जाना। सीरत अपना बड़ी बहन होने का फर्ज निभाकर कॉफी के दोनों खाली मग लेकर उसके रूम से चली गई। कब से मैसेज कर रहा हूँ यार कि रूम में आ जाओ, अब मामा की मोहब्बत में सोना भी उनके पास शुरू कर दोगी क्या? सीरत के कमरे में आते ही सुभान बेड पर लेटा हुआ उससे बोला। वो 1 घंटा पहले ही युसरा के पास से उठकर अपने रूम में आया था और सरसरी अंदाज में सीरत को भी रूम में चलने का कहा था, मगर वो सुनी अनसुनी करके वहीं बैठी रही। पिछले आधे घंटे से वो 10 मैसेज सीरत के मोबाइल पर करके उसे कमरे में आने का बोल चुका था। वो अभी भी युसरा के भेजने पर अपने रूम में आई थी। अगर सोना भी शुरू कर दूं तो क्या? तुम बस घुसो काशी में, सीरत एकदम तिनक कर बोली, जिस पर सुभान को हंसी आई। वो बेड से उठकर चलता हुआ सीरत के पास आया और उसे बाहों में लिया। ये गलत बात है, तुमसे इजाजत लेकर 2 दिन काशी के पास इसलिए उसके रूम में सोया क्योंकि अभी उसे मेरी जरूरत है। दूसरा, उसका और रिनम का मामला बीच में अटका हुआ है। सुभान उसको बोल कर बहलाता बेड पर लाया। तो इनका मामला बीच में जब तक अटका रहेगा, जब तक तुम इनके बीच से नहीं निकलोगे। कसम से सोबी, तुम तो काशी से चिपक कर ही रह गए हो। वो अपनी बीवी को मनाए भी तो कैसे, तुम हर वक्त उसके रूम में होते हो। सीरत घूरते हुए सुभान को बोली, हाँ, वो पूरा फनकार है, मुझे पूरा यकीन है। कल जब मैं पुलिस स्टेशन से वापस घर आऊंगा तो तुम मुझे न्यूज़ दे रही होगी कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। सुभान बेड पर लेटकर सीरत को अपने से करीब करके उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मामा को भी फिक्र लगी रहती है रिनम की तरफ से। कितनी बार मामा ने उसे कहा चाहो शोहर है तुम्हारा, मगर नहीं। देखो आज मैंने समझाया है, अकल में बात बैठती भी है कि नहीं। सीरत की बात पर सुभान ने सीरत का हाथ अपने सीने से उठाकर होंठों पर लगाया। सब ठीक हो जाएगा, वो मना लेगा रिनम को। बस अब इन दोनों की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम्हें बेबी चाहिए कि नहीं। वो अब सीरत को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर झुकता हुआ पूछने लगा, सोबी तुमने भी ना कोई बेहूदगी में डिग्री ली हुई है, बस ऐसे ही शुरू हो जाते हो। सीरत ने उसके गाल पर चिपत लगाते हुए कहा, बस इस वक्त मुझे ये डिग्री काम में लाने दो, वरना जितना वक्त अब तुम मामा के रूम से यहाँ आने में लगाती हो, इस तरह अनुषे के आने में देर हो जानी है। सुभान बारी बारी उसके दोनों गालों को चूमता हुआ कहने लगा, अब ये अनुषे कौन है? सीरत ने हैरत का इजहार किया, हमारी बेटी। सुभान अपनी बात मुकम्मल करके दोबारा से सीरत को बोलने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। रिनम बीबी। रिनम अपने बेड पर लेटी मोबाइल में मदर केयर सेंटर की साइट खोले मुख्तलिफ टिप पढ़ने में मगन थी। तभी शाहिदा उसके रूम में आई। हाँ बोलो, क्या हुआ? रिनम ने मोबाइल से नज़र उठाए बगैर शाहिदा से पूछा। वो जी काशी साहब कह रहे हैं खाना नहीं खाऊंगा। शाहिदा की बात सुनकर रिनम ने मोबाइल से नज़र उठाकर शाहिदा को देखा। तो मैं क्या करूं? रिनम दोबारा मोबाइल पर नज़रें जमाते हुए बोली, वो जी मुझसे बोल रहे हैं अपनी रिनम बीबी को जाकर बताओ काशी साहब ने रात का खाना नहीं खाया, न सुबह का नाश्ता किया और अभी भी खाने से इनकार कर दिया। वो जी साफ मेरे मुंह पर बोल रहे हैं इतना बद जायका खाना वो बिल्कुल नहीं खा सकते। शाहिदा अब मिस्कीन शक्ल बनाते हुए बोली, साफ झूठ। कल रात को मामा ने खुद उनके लिए अपने हाथ से खाना बनाया जो भैया ने उन्हें खिलाया। सुबह नाश्ते के खाली बर्तन आप ही उनके कमरे से बाहर लेकर निकली, यानी वो सुबह नाश्ता भी कर चुके हैं। रिनम अपने मोबाइल बेड पर रखती हुई बोली, वो तो जी मुझे भी मालूम है ये सब, मगर जो जो उन्होंने बोलकर भेजा मैं आपको जाकर बोलूं, मैं तो वही बता रही हूँ आपको। कसम से रिनम बीबी, कितने नखरे दिखाते हैं आपके शौहर। आपकी जगह मैं होती ना डंडे से अच्छी तरह तवाज़ो कर चुकी होती। शाहिदा की बात सुनकर रिनम ने घूर कर उसको देखा और बेड से उठकर किचन में चली आई। जल्दी जल्दी काशान के लिए वेजिटेबल सूप तैयार किया और शाहिदा के हाथ में थमाकर खुद रात का खाना काशान के लिए तैयार करने लगी। 2 दिन से युसरा या सीरत में से कोई उसके लिए खाना बना रही थी, क्योंकि वो शाहिदा के हाथ का खाना पसंद नहीं करता था। और इस वक्त युसरा की दोस्त आई हुई थी और सीरत अपने रूम में शायद सो रही थी। रिनम यखनी चढ़ा रही थी, तभी शाहिदा दोबारा सूप से बड़ा हुआ बॉल वापस लेकर आई। रिनम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो जी काशी साहब कह रहे हैं ये सूप जिसने बनाया है मैं उसी के हाथ से पीऊंगा। शाहिदा ने दांत निकालते हुए रिनम को बोला, मगर रिनम के सीरियस होकर देखने पर उसने अपने दांत अंदर कर लिए। चलो दोबारा सूप लेकर, रिनम बोलती हुई किचन से निकली। अब उसका रुख काशान के रूम की तरफ था। शाहिदा,
सूप ले जाकर टेबल पर रखो। रिनम दरवाजे पर खड़ी शाहिदा को बोलने लगी। काशान इस वक्त रिनम को ही देख रहा था। रिनम के उसको देखने पर वो मुस्कुराया। दवाओं के जेरे असर कल रात भी उस पर नींद का गलबा ताड़ी था, मगर वो नींद में भी रिनम की खुशबू अपने पास बिखरी हुई साफ महसूस कर सकता था। उसके सीधे कंधे से थोड़ा नीचे गोली के जख्म पर रिनम के होंठों का लम्स उसे नींद में भी राहत बख्श रहा था। और जब रिनम अपनी उंगली से उसके दिल के मकाम पर आड़ लिख रही थी, इस चीज को उसने मालूम नहीं कितने दिनों तक मिस किया था। रिनम के उसके सीने पर आड़ बनाना उसे नींद में भी तकवीत फराम कर रहा था। सुबह उठकर काशान सोचने लगा वो सब ख्वाब था या फिर हकीकत, मगर रिनम के गले की चेन अपने बेड पर पड़ी देखकर वो मुस्कुरा उठा। आपको सूप पीना है या फिर भूखा रहना है? काशान को मुस्कुराता देखकर वो उससे पूछने लगी। ऑफ कोर्स पीना है मेरी जान, भूख लग रही है मुझे। अब भला मैं खुद कैसे पी सकता हूँ? तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए सूप बना सकती हो। इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से मुझे ये सूप पिला भी दो। काशान शाहिदा की मौजूदगी का लिहाज किए बिना डिट्टाई से बोला, जिस पर रिनम से ज्यादा खुद शाहिदा शर्मिंदा हो गई। बच्चे नहीं हैं आप जो मैं अपने हाथों से आपको सूप पिलाऊं। अगर ज्यादा ही अपने लाड उठवाने का दिल चाह रहा है तो शाहिदा पिला देगी आपको ये सूप। रिनम उसको घूरती हुई रूम से जाने लगी। सुनो, अपनी ये चेन लेती जाओ। रात में जब तुम सबके सोने के बाद चोरी छुपे मेरे कमरे में आकर मेरे सीने के जख्म का करीब से मुआयना कर रही थी, तब ये वहीं गिर गई थी मेरे पास। काशान अपनी शर्ट की पॉकेट से चेन निकालकर रिनम की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। रिनम का बेसाख्ता हाथ अपनी गर्दन पर पड़ा जहां चेन मौजूद नहीं थी, और शाहिदा अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाकर बाकायदा हंसने लगी। उफ, काशान इस वक्त जाग रहे थे और मैं, तौबा है। वो काशान और शाहिदा को घूरती हुई रूम से बाहर निकलने लगी। एक और बात सुनती जाओ जान। काशान की आवाज पर रिनम के कदम वहीं रुके, मगर वो मुड़ी नहीं। शौहर महरम होता है, बहुत करीबी ताल्लुक होता है मियाँ बीवी का आपस में, इसलिए अगर उसे देखने का दिल चाहे तो खिड़की से छुप छुप कर देखने की जरूरत नहीं है। काशान की बात पर रिनम ने पलट कर उसे देखा तो वह रिनम को देखकर मुस्कुरा रहा था। शाहिदा भी हंसने लगी। रिनम चुप करके उसके कमरे से निकल गई। मैं सूप पिला दूं आपको काशी साहब? रिनम के जाने के बाद शाहिदा मुस्कुराते हुए काशान से पूछने लगी, जिस पर काशान ने खूनखार नजरों से उसे घूरा। ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अपनी रिनम बीबी को बोलो सारा सूप काशी साहब के कपड़ों पर गिर गया है, आकर उन्हें चेंज कराएं। काशान ने घूरते हुए शाहिदा को ऑर्डर दिया। मगर सूप तो मेज पर रखा है। शाहिदा काशान की दिमागी हालत पर शुबा करते हुए बोली, जितना बोला है उतना करो। काशान उसको देखकर संजीदगी से बोला और शाहिदा मुंह बनाकर वहां से चली गई। रिनम जब दोबारा कमरे में आई तो काशान की शर्ट आधे से ज्यादा सूप से खराब हो चुकी थी। उसे मालूम था ये सब काशान ने जानबूझकर किया है। रिनम ने घूरते हुए उसे देखा। वो कंधे उचकाकर उसको देखने लगा। अब शाहिदा से मैं ये वाले लाड तो नहीं उठवा सकता ना। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह मेरे पास आओ और मेरी शर्ट चेंज करो। वो नरमी से रिनम को देखता हुआ बोला और रिनम जब्त करके रह गई। शाहिदा, जल्दी से ये सूप के बर्तन लेकर जाओ और जाते जाते कमरे का दरवाजा बंद करना। रिनम वार्डरोब से काशान के लिए दूसरी शर्ट निकाल रही थी। काशान तेज आवाज में शाहिदा को मुखातिब करते हुए बोला। शाहिदा जो कि दूसरे कमरे में थी, काशान की आवाज पर अपने दांतों की नुमाइश करती हुई सूप का बॉल ले गई और दरवाजा बंद करके चली गई। चलें, शर्ट उतारें अपनी। रिनम साफ महसूस कर सकती थी कि काशान अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट छुपा रहा है। तुम करीब आकर उतार दो, मेरे दोबारा खुद से कोई काम करने से फिर कुछ गलत ना हो जाए। वो रिनम का चेहरा देखता हुआ बोला। जितने दिनों बाद आज वो नजर आई थी, काशान का दिल चाहा वो उसे करीब से देखे। रिनम शर्ट हाथ में थामे चलती हुई इसके करीब आई और बेड पर बैठकर काशान की शर्ट के बटन खोलने लगी। काशान उसे बहुत गौर से देख रहा था। रिनम बिल्कुल सीरियस होकर नजरें झुकाए शर्ट के बटन खोलने में मसरूफ थी। काशान ने अपना उल्टा हाथ आगे बढ़ाकर रिनम के गले से दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा। रिनम ने नजरें उठाकर काशान को देखा। डिस्टर्ब कर रहा है ये दुपट्टा इस वक्त। काशान रिनम को देखकर बोलने लगा, फिर एकदम संभला। मेरा मतलब है तुम्हें दुपट्टा डिस्टर्ब करेगा ना शर्ट पहनाते हुए? काशान मुस्कुराता हुआ बोला। रिनम अब खड़ी होकर आराम से उसकी शर्ट उतारने लगी, मगर सीधे हाथ पर पट्टी बंधे काशान के सीने पर उसकी नजर पड़ी तो बेसाख्ता रिनम उसके जख्म को छू कर देखने लगी। परेशान मत हो मेरी जान, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। काशान उसकी कैफियत को समझता हुआ रिनम को देख कर बोला तो वो होश में आई। जानती हूँ, भैया अक्सर बताते हैं और खुद मेरा अपना भी 3 महीने का तजर्बा है। काफ़ी ढीठ हैं आप। रिनम के इस तरह बोलने पर काशान मुस्कुराया।
वो उसे शर्ट पहनाए बगैर वॉशरूम चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। स्पंज को पानी में डुबोकर उसको निचोड़ते हुए वो काशान के बाजू साफ करने लगी। स्पंज की ही मदद से बहुत एहतियात से अब वो काशान का सीना साफ कर रही थी। काशान खामोशी से उसे देख रहा था। फिर उसे कुछ याद आया। मिसेस काशान मुझे बेबी गर्ल देने वाली है या बेबी बॉय? वो रिनम के पेट पर हाथ रखे उससे पूछ रहा था। काशान की बात पर रिनम का हाथ वहीं थम गया। स्पंज को बर्तन में डालकर अब वो टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए बोली, मैं तो बेटे की दुआ करती हूँ। रिनम की बात सुनकर काशान मुस्कुराया। चाहे बेटा हो या बेटी, माँ बाप को तो अपनी औलाद से प्यार होता है। मैं बहुत खुश हूँ हम दोनों के बीच इस नए इजाफे से। काशान की आंखों में सच्ची खुशी के रंग छलक रहे थे। रिनम उसको एहतियात से शर्ट पहनाते हुए बोली, नहीं, हमारा बेटा ही होना चाहिए। मगर मकाफात अमल के तौर पर आपका किया हमारी बेटी की तरफ लौटा तो उसे हम दोनों को ही तकलीफ होगी। रिनम शर्ट के बटन बंद करती हुई बोली। तभी काशान ने जोर से रिनम का बाजू पकड़ा, जिस पर रिनम ने काशान की तरफ देखा। काशान के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे, जैसे रिनम की बात से उसे तकलीफ पहुंची हो। ऐसा करो, किचन से अभी छुरी लेकर आओ और एक ही बार मेरे दिल में उतार दो। यूं पल पल की अजियत से अब यही बेहतर है। काशान ने उसका बाजू छोड़ा और उसे बेड पर अपने करीब बिठाया। रिनम, क्या तुम सब कुछ भुलाकर मेरे साथ एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? प्लीज यार, अपने दिल से बदगुमानी निकाल दो। मैं तुम्हें प्यार के साथ एतबार भी दूंगा। तुम सिर्फ एक बार यकीन कर देख लो मुझ पर। प्लीज एक मौका दो। हम अपने आने वाले बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करता हूँ, इन तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप बनने की। प्लीज एक बार मुझ पर यकीन कर लो। काशान उसका चेहरा हाथों में थामे उससे इल्तिजा करने लगा। रिनम का दिल चाहा एक बार दोबारा उस पर यकीन करके देखे, खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए। उसने काशान के सीने पर सर रखा। थैंक यू। काशान ने रिनम की पेशानी पर अपने लब रखे और आंखें मूंद ली। 9 माह बाद आज वो बहुत खुश था, क्योंकि सुबान ने थोड़ी देर पहले उसे खबर सुनाई थी कि उसके घर एक नन्ही परी आई है। काशान बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर बेहद खुश था, मगर अब उसे एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी थी। ऑफिस के काम के सिलसिले में 3 दिन पहले वो दूसरे शहर गया था। अब रिनम की डिलीवरी में 1 हफ्ता बाकी था, इसलिए वो रिनम को सुबान के पास छोड़कर चला गया था। मगर कल आधी रात रिनम की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके सबब उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब सुबह ही उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। हॉस्पिटल के पास टैक्सी रुकी। काशान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा, जहाँ उसकी बीवी, बेटी और ढेर सारी खुशियां उसकी मुंतजर थी। क्या मेरे जाने का वेट कर रही थी? मेरे जाते ही हमारी बेटी को दुनिया में लेकर आ गई। रूम में आने के बाद उसने एहतियात से रिनम को बाहों में लेते हुए कहा। इन 9 महीनों में काशान ने रिनम को सिर्फ ये पूछ कर तंग किया हुआ था कि हमारा बेबी दुनिया में कब आएगा। रिनम के 4 माह कंप्लीट हुए तो उसने बच्चे की सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली। 6ठे माह उसने अपने बच्चे को रूम सेट करवा दिया। अब उसके एक एक दिन इंतजार करना मुश्किल था। काशान, आप भी ना, इतने दिनों से सब्र नहीं हो रहा था, और अब जबकि 1 हफ्ता पहले आपकी बेटी दुनिया में आ गई है तो ऐसे कह रहे हैं। रिनम ने काशान को देखते हुए कहा। काशान ने मुस्कुराकर उसके सर पर अपने होंठ रखे, मजाक कर रहा था। बहुत खुश हूँ मैं आज। सब कहाँ पर है और मेरी बेटी कहाँ पर है? काशान ने खाली झूले को देखते हुए पूछा। भैया और आप ही नर्सरी गए हैं इनक्यूबेटर से हमारी बेटी लेने। मामा को थोड़ी देर के लिए घर भेजा है, वो रात से ही यहाँ पर थी। रिनम की बात सुनकर काशान ने दोबारा उसे बेड पर लेटाया। काशान की नज़र रिनम के सूजे हुए हाथ पर पड़ी, जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। वैसे तो मेरा 8 बच्चों का पक्का इरादा था, मगर तुम्हारी तकलीफ का एहसास करते हुए सोच रहा हूँ मेरे लिए एक ही बेटी काफ़ी है। वो रिनम का हाथ चूमने के लिए नीचे झुका, तभी रूम का दरवाज़ा खुला। सुबान और सीरत अंदर दाखिल हुए। काशान इन दोनों को देखकर सीधा हुआ। बस मौका ना छोड़ा करो तुम कोई। सीरत की जबान फिसली, मगर सुबान के घूरने पर वो चुप हो गई। गलत मौके पर तुम हमेशा आन टपकती हो, जालिम समाज बनकर। काशान ने कहा, चुप रहना सीखा था। वो सुबान के गले लगता हुआ सीरत से बोला। वो सीरत से मुबारकबाद वसूल करने के बाद अपनी बेटी को सीरत की गोद में से लेकर उसे बड़े गौर से देख रहा था। क्यूट है ना? सीरत ने काशान को देखते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। काशान अपनी बेटी का माथा चूमते हुए बोला। शुक्र है मेरी बहन पर चली गई, अपने बाप पर नहीं। जबी क्यूट है। सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबान और रिनम भी मुस्कुरा दिए। इसीलिए मैं दिन रात दुआ करता हूँ मेरा आने वाला भतीजा अपनी माँ की बजाय अपने बाप पर जाए,
तभी वो भी क्यूट बच्चों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। काशान शरारत से सीरत को देखकर कहा, जिस पर सीरत ने काशान को खा जाने वाली नजरों से घूरा। सुभान और रिनम एक बार फिर हंस दिए। सीरत की प्रेगनेंसी को 6 माह हो चुके थे और सीरत ने अपनी जल्दबाज तबीयत की वजह से फौरन अल्ट्रासाउंड में बेबी बॉय का मालूम भी कर लिया था। यार, ये इतनी छोटी क्यों है, बड़ी कब होगी? काशान अपनी बेटी को गोद में लेकर रिनम के पास बैठना हुआ पूछने लगा। इसकी बात सुनकर रिनम काशान को हैरत से देखने लगी, जबकि सीरत ने अपना सर पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? ये 3 घंटे की पैदा हुई बच्ची अभी तुम्हारी गोद से निकलकर भागने लग जाए? सीरत की बात पर सब हंसे। वैसे सूबी, तुम काशी की बेटी के मामू बनना चाहोगे या ताया? सीरत ने सुभान को देखते हुए पूछा। यार, वैसे तो अगर कोई मामू बना जाए तो अच्छा नहीं लगता, मगर मैं अपनी अनुषे के लिए मामू बनने को तैयार हूँ। सुभान ने काशान की गोद से बच्ची को लेते हुए उसका नाम भी मुंतखब कर लिया। सुभान अनुषे को गोद में लिए सीरत के पास बैठा हुआ था। सीरत और सुभान दोनों बच्ची से बातें कर रहे थे, जबकि काशान मुस्कुराता हुआ सुभान और अपनी बेटी अनुषे को देख रहा था। काशान को मालूम था, बेशक उसका भाई उसकी बेटी का मामू बन जाए, मगर वो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है। इतना अनमोल तोहफा देने के लिए शुक्रिया। काशान रिनम के कंधे के गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए सरगोशी से बोला। प्यार के साथ साथ एतबार देने के लिए भी शुक्रिया। रिनम ने आहिस्ता से कहते हुए काशान के कंधे पर अपना सर रख दिया।